हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 11th ऑफ अप्रैल की क्लास। टाइटल आपको दिया है राइट लेसन्स। ये जो एडिटोरियल है वो एनसीईआरटी के सिलेबस में जो चेंजेस हैं उसको लेकर लिखा गया है। तो यहाँ पे राइट लेसन्स में राइट है वो एडजेक्टिव है और लेसन्स है वो नाउन है। देखिए, इसका पीडीएफ आपको सुबह ही मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो वर्ड्स की लिस्ट मिल जाती है, साथ में ये वाला जो जिस तरीके से आपको दिख रहा है फिलहाल वो मिल जाता है एडिटोरियल का पीडीएफ। तो वहाँ से आप पहले से खुद से पढ़कर आ सकते हैं। आपका एक माइंडसेट भी हो सकता है कि हाँ, ये एडिटोरियल हमें पढ़ना है, और पहले से खुद से कोशिश करके आओगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आपको आता है। तो पेन नोटबुक लेकर बैठना है, एंड तक सेशन को देखिए, कहीं पर भी स्किप नहीं करनी है चीज़ें, क्योंकि हर एक चीज़ लाइन के अंदर, हर एक शब्द में कुछ विशेष छिपा हुआ है और वो छिपी हुई चीज़ें ही निकालने का हम इस सेशन के थ्रू प्रयास करते हैं। द आर्बिट्रेरी एंड सरप्टिशियस डिलीशन। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है एक तो कैप्रिशियस। आर्बिट्रेरी का मतलब एक तो क्या होता है? कैप्रिशियस। अब कैप्रिशियस का मतलब होता है जो धुन जम गई, आपके मन में कुछ आ गया, विलफुल जो है कह सकते हो, एकदम आपके स्वेच्छाचारी ढंग से, है ना भाई, आपके मन में जम जाए तो आप करोगे। मन में कभी भी आपके आवेग उत्पन्न हो गया और आपने कोई काम कर डाला तो वो आर्बिट्रेरी है, स्वेच्छाचारी है। एक इसका मतलब होता है डेस्पोटिक या टायरेनिकल। डेस्पोटिक कह सकते हो या इसे आप टायरेनिकल भी कह सकते हो। तो ये निरंकुशता होती है, मतलब व्यक्ति अपने मनमाने तरीके से काम करेगा, किसी की सुनेगा नहीं, जो सामने वाली पार्टी है उसकी केयर नहीं करेगा, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी। सरप्टिशियस जो शब्द है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सीक्रेटली डन। क्या मतलब है? सीक्रेटली डन मतलब जो चोरी छुपे तरीके से किया जाए, जो गुप्त तरीके से किया जाए, उसको बोलते हैं सरप्टिशियसली। आर्बिट्रेरी एंड सरप्टिशियस डिलीशन का मतलब क्या हो गया? स्वच्छंद या स्वेच्छाचारी और चोरी छुपे या छिपकर किया गया डिलीशन। डिलीशन क्या होता है? डिलीट करने की प्रक्रिया। क्या चीज? ऑफ सेवरल पोर्शंस, अनेकों जो हिस्से हैं, किससे? वेरियस टेक्स्ट बुक, अलग अलग टेक्स्ट बुक से। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। तो ये जो डिलीशन है, ये जो हटाने की प्रक्रिया है, डिलीट करने की प्रक्रिया है, वो बिट्रे करती है। बिट्रे का मतलब वैसे तो धोखा देना होता है, लेकिन यहाँ पे बिट्रे का मतलब है शो या एग्जिबिट, मतलब दर्शाना। ये दिखाता है क्या? बैड फेथ। बैड फेथ का मतलब होता है बेईमानीपूर्ण काम और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। डिसऑनेस्ट एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर जो होता है उसको बोलते हैं बैड फेथ। तो ये बैड फेथ को शो करता है। एंड लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, और प्रोफेशनलिज्म की कमी को शो करता है। बट इन द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल क्लाइमेट, लेकिन लेखक कह रहा है कि हाल फिलहाल जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, प्रिवेलिंग का मतलब है करंट, जो वर्तमान में है, या इसे आप कहेंगे एग्जिस्टिंग। तो हाल फिलहाल जो राजनीतिक माहौल चल रहा है उसको देखकर तो इट इज़ नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग, पूरे तरीके से सरप्राइजिंग तो ये बात नहीं है, है ना। अब इट की वर्ब है वो इज है यहाँ पे। अब देखिए, सब्जेक्ट आपका हो गया डिलीशन। डिलीशन के लिए दो एडजेक्टिव हैं, एक सरप्टिशियस है, एक आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का स्वच्छंद या स्वेच्छाचारीपूर्ण तरीके से होता है। सरप्टिशियस का मतलब चोरी छिपे तरीके से कोई काम किया जाए उसको बोलते हैं। जिन वर्ड्स के एंड में OUS होता है जनरली वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है। सेवरल है वो डिटरमिनर है। सेवरल के बाद में नाउन जो भी आता है प्लूरल आता है, अनेक का मीनिंग देता है। तो अनेकों हिस्से हटाए गए हैं, और किस तरीके से हटाए गए हैं? स्वेच्छाचारितापूर्ण तरीके से, किसी की इन्होंने सुनी नहीं है, खुद के मनमाने ढंग से काम किया है और चोरी छुपे हटाया है। कहाँ से हटाए हैं? अलग अलग बुक से। वेरियस का मतलब विभिन्न होता है, वेरियस भी डिटरमिनर है, और इसके बाद में आने वाला शब्द नाउन होता है, इसके बाद में नाउन प्लूरल आता है, तो टेक्स्ट बुक्स आ रहा है। किसके द्वारा हटाया गया? एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म दे रखी है ये, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बिट्रेज जो है वो डिलीशन की वर्ब है। ये दिखाता है बैड फेथ को और लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, मतलब प्रोफेशनलिज्म की कमी को। लेकिन हाल फिलहाल जो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल क्लाइमेट है, पॉलिटिकल के अंदर पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, क्लाइमेट नाउन है, और प्रिवेलिंग भी एडजेक्टिव है, द डिटरमिनर है। इट इज नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग, इट है इसकी वर्ब इज है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, एंटायरली एडवर्ब है, सरप्राइजिंग एडजेक्टिव है, ठीक है। सरप्राइज में वैसे तो आईएनजी नहीं लगता है जब ये क्रिया के रूप में होता है, लेकिन जब जब ये एडजेक्टिव के रूप में आएगा वहाँ पे आप इसके साथ आईएनजी लगा सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। आगे देखिए, द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी हैज मेड द क्रिएशन ऑफ ए न्यू नॉलेज इकोसिस्टम अक्रॉस ऑल फील्ड सेंट्रल टू इट्स पॉलिटिक्स। जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, उसके पहले रूलिंग लगा है वो एडजेक्टिव है। रूलिंग का मतलब हो गया सत्तारूढ़, जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी। हैज मेड इसकी वर्ब हो गई हैज मेड, इसने बनाया है। द क्रिएशन
ऑफ अ न्यू नॉलेज इकोसिस्टम, मतलब इन्होंने एक नए ज्ञान का परिवेश का क्रिएशन किया है। अक्रॉस मतलब हर तरफ, सब जगह, ऑल फील्ड सभी जगहों पे, सभी फील्ड्स में, सभी क्षेत्रों में, सेंट्रल टू इट्स पॉलिटिक्स वो क्षेत्र जहां जहां पे इसको लगता है कि वहां मेरी राजनीति सदती नजर आती है, जहां इनको लगता है कि हमारे पॉलिटिक्स के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल है, वहां वहां पे इन्होंने एक नया नॉलेज का परिवेश क्रिएट करने की कोशिश की है। राइट, तो ये हो गया पहले स्लाइड में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आइए, आगे कह रहा है अमंग द की डिलीशंस। की का मतलब इंपॉर्टेंट होता है जब भी एडजेक्टिव आता है, तो मैं अलग से लिख देता हूं इस चीज को। इफ की हैज बीन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट। क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट, मतलब महत्वपूर्ण, ये इसका मतलब है। सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। तो क्या कह रहा है? अमंग द की डिलीशंस, जो भी महत्वपूर्ण चीजों को डिलीट किया गया है, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हटाई गई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिलीशंस हुए हैं, उनमें व्हेन द विच द एनसीईआरटी डिस्क्राइब्स, जिसे कि एनसीईआरटी जो है वो डिस्क्राइब करती है एज रैशनलाइजेशन। किस रूप में? कि ये रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जस्टिफिकेशन, मतलब किसी चीज को सही ठहराने की प्रक्रिया। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट डिलीशंस हुए हैं उनमें, जिन्हें एनसीईआरटी कहती है कि भाई ये सिलेबस का रैशनलाइजेशन है, ये सिलेबस का जस्टिफिकेशन है, बिल्कुल हटाकर ही हमने सिलेबस को ठीक बनाया है ना। तो वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें हैं रेफरेंसेस। रेफरेंस मतलब मेंशन करना, जिक्र करना। रेफरेंस में टू लगता है, तो वो हैं कुछ जिक्र हुए हैं। कैसे? जैसे डिसलाइक ऑफ हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट फॉर गांधी। जैसे जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा, मतलब कहें कि एक प्रकार से उग्रवादी कह सकते हो, मतलब इस प्रकार का, मतलब जिसमें विचार बहुत ज़्यादा भरे हुए हों, अतिवादी कह दो। ठीक है, तो जो हिंदू अतिवादी लोग हैं उनका जो डिसलाइक है, उनकी जो घृणा है गांधी जी को लेकर, ठीक है, वो जिक्र। बैन ऑन द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक यहाँ पे जिक्र जो पाठ्यक्रम में किया गया था। आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उस पर प्रतिबंध। किसके बाद? उनके असैसिनेशन। किनका असैसिनेशन? गांधी जी का असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब क्या होता है? राजनीतिक कारणों से हत्या करने को बोलते हैं असैसिनेशन। तो गांधी जी का जब असैसिनेशन हुआ तो उसके बाद में प्रतिबंध लग गया था आरएसएस पर, उसका जिक्र। एंटायर चैप्टर्स ऑन द हिस्ट्री, पूरे के पूरे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। किसको लेकर वो चैप्टर्स थे? इतिहास को लेकर। इतिहास किसका? मुगल्स का। तो मुगल के इतिहास के सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं। रेफरेंसेस टू द 2002 कम्युनल राइट्स, उस चैप्टर को हटा दिया गया है जिसमें जिक्र था 2002 के सांप्रदायिक दंगों का इन गुजरात में। द नक्सलाइट मूवमेंट, जो नक्सलवादी आंदोलन है, उसको हटा दिया गया है। द इमरजेंसी एंड डिस्कशंस ऑन सोशल मूवमेंट्स, जो आपातकालीन और जो इमरजेंसी का समय था उसको हटा दिया गया है। और जो सोशल मूवमेंट्स पे तो चर्चा थी, सामाजिक जो आंदोलन हुए हैं उन पर जो चर्चा थी, उनको हटा दिया गया है। फिर से समझिए, तो कह रहा है की डिलीशंस कौन कौन से हुए हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हटाई गई हैं उनमें से कौन कौन से मुख्य हैं। बीच में थोड़ा सा इसने डिस्क्राइब किया है, ये वो डिलीशंस है जो एनसीईआरटी को लगता है कि इनके हटाने से ही जस्टिफिकेशन हुआ है, सिलेबस का, पाठ्यक्रम का जस्टिफिकेशन हुआ है। वो क्या चीजें हैं? तो एनसीईआरटी की वर्ब तो डिस्क्राइब्स है, तो वो चीजें हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस की वर्ब आर हैं। कौन कौन से जिक्र हटाए गए हैं? जहां जिक्र हुआ है हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट का, जो डिसलाइक दिखाया गया था गांधी जी को लेकर, उसको एक प्रतिबंध जो लगाया गया था आरएसएस पर गांधी जी की असैसिनेशन के बाद, उसको पूरे के पूरे चैप्टर जो हिस्ट्री में थे मुगल्स को लेकर, उनको हटाया गया है। जो रेफरेंसेस थे 2002 के कम्युनल राइट्स, राइट्स का मतलब दंगे होते हैं, कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक दंगे, उनको गुजरात में जो हुए थे, नक्सलाइट मूवमेंट को, इमरजेंसी को, और डिस्कशंस जो थे सोशल मूवमेंट्स को लेकर, उन सबको हटा दिया गया है। ये सारी बातें, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस क्या क्या हटाया गया है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट आपके पास दो हैं, एक एनसीईआरटी है, इसकी वर्ब डिस्क्राइब्स है, और एक रेफरेंसेज है, इसकी वर्ब क्या है? आर। ये आपको ध्यान रखना है। बैन है, बैन का मतलब प्रतिबंध है, पता ही है। एंटायर का मतलब कंप्लीट होता है। रेफरेंस जहां भी आएगा तो किसका रेफरेंस है उसके लिए टू का प्रयोग करेंगे। ये सब बातें ध्यान रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है कि हिस्ट्री टेक्स्ट हैव बीन टारगेटेड इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से। इन पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेशली। ठीक है, जहां पर भी आप देखते हो इन पर्टिकुलर, इसका मतलब क्या मान लेना है? इसका मतलब मान लेना है कि आप बात कर रहे हो स्पेशली।
ठीक है। तो विशेष करके जो हिस्ट्री के टेक्स्ट हैं, इतिहास के जो टेक्स्ट हैं, उनको टारगेट किया गया है। पैसिव है भाई, ये बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। एंड 250 हिस्टोरियंस फ्रॉम लीडिंग इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज। लीडिंग का मतलब अग्रणी है, एडजेक्टिव है, ठीक है। जो अग्रणी भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालय हैं, उनके जो 250 इतिहास ज्ञाता हैं, है ना, हैव पॉइंटेड आउट, उन्होंने पॉइंट आउट किया है। ये हिस्टोरियंस की वर्ब है। इन्होंने पॉइंट आउट किया है क्या, दैट दोज हु प्रिपेयर्ड देम, कि जिन्होंने इन्हें तैयार किया, वो लोग जिन्होंने इस इतिहास को तैयार किया, टेक्स्ट तैयार किए, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन एंड वाइड रेंजिंग डिस्कशन। कैसे तैयार किए होंगे, थ्रू मतलब होता है इस माध्यम से। माध्यम क्या अपनाया गया होगा, कंसल्टेशन का माध्यम, चर्चा करी होगी उन्होंने। साथ में वाइड रेंजिंग का मतलब होता है एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा, जो मतलब है विस्तृत डिस्कशंस जो किए गए थे। वर ऑल केप्ट इन द डार्क, उनको क्या रखा गया, उनको अंधेरे में रखा गया। कीप इन डार्क का मतलब है उनको अनअवेयर रखा गया, उनको मतलब इस बात की जानकारी नहीं दी गई। तो यहां पे लिख दीजिए अनअवेयर ऑफ, अनअवेयर रखा गया, ठीक है। उन्हें मतलब एक अंधेरे में रखा गया, उन्हें इग्नोरेंट रखा गया, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया गया, ठीक है। इन सब में इन इग्नोरेंट में ऑफ लगेगा। सब्जेक्ट है, देखो अब काम की बात क्या है, काम की बात पे आते हैं। सब्जेक्ट है हिस्ट्री टेक्स्ट, वर्ब है हैव बीन टारगेटेड, बीन के साथ थर्ड फॉर्म है तो है पैसिव। 250 हिस्टोरियंस है, इसकी वर्ब है हैव पॉइंटेड आउट, हैव हेल्पिंग वर्ब है, पॉइंटेड यहाँ पे मैन वर्ब है। दोज है, अब याद रखिए कि हु से पहले जब भी आपको लगाना हो ना, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है हु, तो उससे पहले जो एंटेसिडेंट लगता है वो जनरली हम दोज लगा सकते हैं, दैट नहीं लगा सकते। और एक बात और याद रखना कि यहाँ पे मतलब वो भी नहीं लग सकता, दैट नहीं लग सकता, दैम नहीं लग सकता, दे नहीं लग सकता, ठीक है। दे और दैम तो बिल्कुल भी मत लगाना, गलत हो जाता है, बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब थ्रू जो है प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है इस माध्यम से, ठीक है। तो इतिहास के टेक्स्ट को विशेष रूप से टारगेट किया गया है। 250 जो हिस्टोरियंस है, इतिहास के ज्ञाता हैं, अग्रणी विश्वविद्यालयों से, चाहे भारत का विश्वविद्यालय हो या विदेशी विश्वविद्यालय हो, उन्होंने क्या किया है, पॉइंट आउट किया है कि वो लोग जिन्होंने तैयार किया था, दैम आ रहा है टेक्स्ट के लिए, किस माध्यम से तैयार किया था, बहुत मतलब चर्चा करके तैयार किया था, बहुत ही विस्तृत डिस्कशंस उनके हुए होंगे, उनको रखा गया। अब ये दोज की वर्ब है वर, और कैप्ट दे रखा है तो पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का। उन सभी को रखा गया अंधेरे में, उनको रखा गया अनजान। दीज चेंजेस आर नॉट लिमिटेड टू स्कूल टेक्स्ट बुक। अब लेखक कह रहा है कि जो बदलाव हुए हैं, याद रखिएगा दिस दैट दीज दोज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कान खोल के सुनना है, ध्यान से सुनना है, नोट डाउन करना है। दिस दैट दीज दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। क्या बोला मैंने, दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। अगर इनके बाद नाउन होती है तब ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और अगर इनके बाद नाउन नहीं होती है तो इनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ देखिए नाउन दे रखा है आगे, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और याद रखना दीज के साथ में नाउन कैसी आती है, प्लूरल आती है। ऐसा ही है दोज के साथ में, दोज के साथ भी नाउन कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। लिमिटेड के साथ टू लगाते हैं, ऐसे ही ध्यान रखें, कन्फाइंड के साथ भी टू लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही याद रखें रेस्ट्रिक्टेड के साथ भी टू लगाएंगे। इन तीनों के साथ टू लगता है, इनका मतलब होता है सीमित होना, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो बदलाव है केवल स्कूली टेक्स्ट बुक तक ही सीमित नहीं है, केवल ऐसा ही नहीं है कि स्कूल के टेक्स्ट बुक में पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, बल्कि कॉलेज के अंदर भी पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे कह रहा है द यूजीसी ड्राफ्ट सिलेबस। ड्राफ्ट का मतलब होता है कच्चा, जो एक रफ कह सकते हो, अभी फिलहाल जो पक्का नहीं है, कच्चा है केवल। तो यूजीसी का जो ड्राफ्ट सिलेबस है, यूजीसी जो है उसका जो एक कच्चा सिलेबस है, ठीक है, फॉर बैचलर लेवल, किसके लिए, स्नातक स्तर के लिए, बैचलर लेवल हिस्ट्री के लिए, हैज ऑल्सो बीन अल्टर्ड। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, उसको भी चेंज कर दिया गया है, ठीक है। यूजीसी का जो एक थोड़ा ड्राफ्ट सिलेबस है, जो इन्होंने एक मसौदा तैयार किया है बैचलर लेवल हिस्ट्री के लिए, उसके अंदर ही बदलाव कर दिया गया है। अच्छा याद रखिए, यहाँ देखो हैज़ बीन ऑल्टर्ड दे रखा है पैसिव वॉइस है, और ऑल्सो जो है उसकी पोजीशन ध्यान रखेंगे, या तो सेंटेंस से पहले आएगा। ऑल्सो एक एडवर्ब होता है जो या तो आता है सेंटेंस से पहले, एक बात, ऑल्सो यहाँ आता है। दूसरा ऑल्सो आता है, वो कहाँ आएगा, एक ऑल्सो आता है मैन वर्ब से पहले, ठीक है, मैन वर्ब से पहले ऑल्सो आता है। इसके अलावा ऑल्सो आता है बी, बीन या बीइंग के बाद में, मतलब पहले बी
बीन या बीइंग, ऐसा कुछ दे रखा हो आपको, पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर हो मान लो, तो ऐसे केस में इससे पहले भी ऑल्सो आ सकता है। तो ये कुछ पोजीशंस हैं। एक लिंकिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब लिंकिंग वर्ब्स हैं। इनके कहाँ आता है? बाद में आता है। कहाँ आएगा? इनके बाद में आएगा ऑल्सो। तो ये कुछ 4 पोजीशंस याद रखें ऑल्सो के विषय में। ऑल्सो एक एडवर्ब है। ऑल्सो का प्रयोग या तो सेंटेंस से पहले करते हैं, या करते हैं मैन वर्ब से पहले, या बी, बीन या बीइंग से पहले, या लिंकिंग वर्ब के बाद में। तो यहाँ बीन से पहले आ रहा है, ठीक है, ऑल्टर का चेंज करना होता है। तो यूजीसी का ड्राफ्ट सिलेबस जो रहा है स्नातक स्तर के लिए, स्नातक स्तर की हिस्ट्री के लिए, उसको भी चेंज कर दिया गया है। लीडिंग टू, लीड टू का मतलब होता है परिणित होना। अब इसका परिणाम क्या निकला है? परिणाम ये निकला है कि प्लेनली प्रेजुडिस्ड एंड इररेशनल परसेप्शन ऑफ आवर पास्ट। प्लेनली मतलब, प्लेनली का मतलब एकदम सामान्य स्तर की बात है, बिल्कुल साफ सुथरी बात है। प्रेजुडिस्ड का मतलब होता है बायस्ड, BIASED, बायस्ड, BIASED, पक्षपातपूर्ण। और इरेशनल मतलब असंगत। परसेप्शन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ, ठीक है। और आवर पास्ट का मतलब हो गया जो हमारा भूतकाल है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, कांग्रेस मतलब एक एसोसिएशन है, इंडियन हिस्ट्री मतलब जो भी भारत के इतिहास के ज्ञाता हैं उनका सभी का एसोसिएशन है, उसको बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। तो यूजीसी के ड्राफ्ट सिलेबस जो बैचलर लेवल की हिस्ट्री के लिए है उसको बदल दिया गया है। लीडिंग टू ए प्लेनली प्रेजुडिस्ड एंड इरेशनल परसेप्शन ऑफ आवर पास्ट, ठीक है। ये वो सिलेबस था जो कि हमें कहाँ ले जा रहा था? पक्षपातपूर्ण या असंगत हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही थी पास्ट को लेकर, हमें सही से नॉलेज नहीं मिल पा रहा था पास्ट का, है ना। ये किसके अकॉर्डिंग है? इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अनुसार ये वक्तव्य दिया गया। द NCERT हैज सॉट टू कैरेक्टराइज इट्स फेलियर टू द ट्रांसपेरेंट एज एन ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब होता है मिस्टेक, भूल चूक, ठीक है, मिस्टेक, गलती। जब हम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, नोटिस नहीं करते हैं और उसके कारण जो भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, उसको बोलते हैं ओवरसाइट। नाउन है ये, देख रहे हैं आप यहाँ पे एन है, डिटर्मिनर है, तो इसके बाद नाउन दे रखा है। तो NCERT ने सॉट, सॉट जो है वो थर्ड फॉर्म है सीक की, सीक सॉट सॉट, सीक सॉट सॉट। तो कह रहा है कि NCERT ने कोशिश करी है, क्या कोशिश करी है? कैरेक्टराइज करने की, मतलब इसने चाहा है, इसने कोशिश करी है। कैरेक्टराइज का मतलब विशेषता बताना। इसने कहा है कि उसको असफलता क्यों मिली, है ना। उसकी असफलता रही टू बी ट्रांसपेरेंट, कि NCERT सिलेबस के अंदर ट्रांसपेरेंट नहीं रही, पारदर्शी नहीं रही। और इस असफलता का श्रेय इसने किसको दिया? ओवरसाइट को। इसने कहा कि हमारी भूल है ये, हमने नोटिस ही नहीं किया, इस कारण से हम लोगों ने ये मतलब बदलाव अब करने पड़ रहे हैं, सिलेबस में इतनी त्रुटियां थी। बट रिमेन्स फर्म ऑन द रिवीजन, लेकिन NCERT जो है रिमेन्स बना हुआ है। फर्म मतलब दृढ़, रिवीजन मतलब है संशोधन को लेकर, या फिर कहें कि वापस से चीज़ों को मतलब क्या कहें, संशोधित करने को लेकर, चेंज करने को लेकर। तो NCERT ने क्या कोशिश करी है? कैरेक्टराइज करने के अपने फेलियर को, कि अपनी जो असफलता है, NCERT की असफलता, इट्स आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये NCERT के लिए आ रहा है, ठीक है। तो NCERT की असफलता है जो, उसको इसने कैरेक्टराइज किया है कि भाई हम लोग जो असफल रहे ट्रांसपेरेंट होने में, पारदर्शी होने में, कारण क्या था? कारण था ओवरसाइट। लेकिन अभी भी NCERT बना हुआ है दृढ़ कि हम लोग ठीक है, हमने गलती कर दी, लेकिन अब हम इस गलती को सुधार देंगे, इस चीज को लेकर हम दृढ़ हैं, ये कहा है, ठीक है। फिर देखिए, नॉलेज एक्सपेंड्स कंटिन्यूअसली। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार होना, नॉलेज लगातार बढ़ता है, कंटिन्यूअसली एडवर्ब है, एक्सपेंड वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है। नॉलेज लगातार बढ़ता है एंड सिलेबस रिवीजन इज इसेंशियल, और सिलेबस का संशोधन, सिलेबस का रिवीजन जो है वो जरूरी हो जाता है फॉर ए रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम, कोई भी मजबूत शिक्षा प्रणाली के लिए, ठीक है। तो देखिए, नॉलेज की वर्ब हो गई एक्सपेंड्स, कंटिन्यूअसली हो गया एडवर्ब, नॉलेज लगातार बढ़ता है, सिलेबस रिवीजन की वर्ब हो गई इज, इसेंशियल हो गया एडजेक्टिव, जिन वर्ड्स के एंड में AL लगता है वो जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं, इसेंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है या वाइटल होता है। तो नॉलेज लगातार बढ़ता है और सिलेबस का रिवीजन जो है वो जरूरी है, किसके लिए? स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल सिस्टम के लिए। व्हाट इज टॉट टू द यंगर जनरेशन, क्या पढ़ाया जाता है? जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, व्हाट की वर्ब इज है, इज टॉट है तो पैसिव है, और आपको पता होना चाहिए कि इज MR के साथ थर्ड फॉर्म जो लगाते हो तो वो पैसिव बनता है प्रेजेंट इंडेफिनेट का।
किसका पैसिव बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जो कुछ भी पढ़ाया जाता है यंगर जनरेशन को, इस पूरे क्लोज के लिए वर्ब दे रखी है इज। व्हाट की वर्ब इज है, और व्हाट से लेकर यहां तक का जो ये दे रखा है क्लॉज उपवाक्य, इसकी वर्ब है इज। तो जो कुछ भी पढ़ाया जाता है यंगर जनरेशन को इज अ कलेक्टिव डिसीजन, वो एक सामूहिक निर्णय होता है ऑफ ए सोसाइटी, एक समाज का, इन विच, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन इज अ क्रिटिकल पार्ट, जिसके अंदर जो औपचारिक शिक्षा है वो महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। क्रिटिकल का मतलब है इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन की वर्ब इज है, एजुकेशन नाउन है, फॉर्मल एडजेक्टिव है। फिर समझ लीजिए कि जो कुछ भी पढ़ाया जाता है युवा पीढ़ी को, वो एक सामूहिक निर्णय होता है समाज का, जिसके अंदर औपचारिक शिक्षा का बहुत महत्व है और उस समाज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है औपचारिक शिक्षा। द वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफ द कलेक्टिव आर रिफ्लेक्टेड इन एजुकेशन। शिक्षा के अंदर रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना, रिफ्लेक्ट करना, दिखाना, एग्जिबिट करना। वैल्यूज मतलब मूल्य, एथिक्स मतलब नीति। तो मूल्य और नीति किसकी? समूह की, मतलब जो जन समूह, समाज का वो ग्रुप जिसके आधार पर या जिसके क्या कह सकते हो, जिनकी मनोदशा या फिर जो भी उनके विवेक है, जो भी उनकी सोच समझ है, उसके हिसाब से जो एजुकेशन बनती है। तो ये कह रहा है कि वैल्यूज और एथिक्स जो है कलेक्टिव के, वो दिखते हैं, वो मूल्य और वो नीतियाँ रिफ्लेक्ट होती हैं इन एजुकेशन, शिक्षा में। विच इवॉल्व, वो शिक्षा जो इवॉल्व होती है, विकसित होती है ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ठीक है। तो वैल्यूज और एथिक्स जो है कलेक्टिव के आर रिफ्लेक्टेड। देखो कलेक्टिव के पहले दे लगा रखा है, और दे के साथ जब आप एडजेक्टिव लगाते हो, याद रखना इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दे के साथ जब आप एडजेक्टिव लगाते हो तो उसको ऐसे मान लिया करो कि वो नाउन प्लूरल बनाता है। अगर आप दे के साथ एडजेक्टिव लगाते हो तो कैसी नाउन बनाता है? प्लूरल नाउन बनाता है, ध्यान रखें। जैसे द रिच है, इसका मतलब रिच पीपल होगा। द पुअर है, इसका मतलब पुअर पीपल होगा, है ना। द ब्लाइंड है तो ब्लाइंड पीपल होगा। तो कलेक्टिव है तो कलेक्टिव पीपल हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि वैल्यूज और एथिक्स जो है कलेक्टिव के, कलेक्टिव मतलब जन समूह के, वो दिखते हैं शिक्षा के अंदर, और ये शिक्षा जो है उसके लिए विच आ रहा है, वो शिक्षा जो कि इवॉल्व होती है, ठीक है। या फिर यूँ कहो, ये विच इसके लिए नहीं आ रहा, ये इसके लिए मानो वैल्यूज और एथिक्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं। वैल्यूज और एथिक्स समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं। इवॉल्व का मतलब है डेवलप होना। इन इंडिया एजुकेशन हैज इवॉल्व्ड विद एन एम टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। भारत के अंदर शिक्षा जो है वो विकसित हुई है, इवॉल्व हुई है विद एन एम, इस लक्ष्य को लेकर। लक्ष्य क्या है? प्रमोट करना नेशनल इंटीग्रेशन को, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हो गया विश्लेषणात्मक सोच है उसको बढ़ावा देना। एंड साइंटिफिक टेम्पर, और वैज्ञानिक सोच। टेम्पर का मतलब वैसे एटीट्यूड होता है ना। टेम्पर का मतलब वैसे गुस्सा भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब नजरिया है, एटीट्यूड है। जो वैज्ञानिक नजरिया है उसको बढ़ावा देना, ये शिक्षा का उद्देश्य भारत में रहा है। इन इंडिया एडवर्ब है। प्रेपोजिशन के साथ जब आप लगाते हो कोई भी नाउन प्रोनाउन तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है। ये एडवर्ब है क्योंकि जगह बता रहा है, जगह बताने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। भारत में शिक्षा विकसित हुई है किस लक्ष्य को लेकर? कि नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण को प्रमोट करना है, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना है, साइंटिफिक टेम्पर को करना है। साइंटिफिक टेम्पर हो गया वैज्ञानिक नजरिया, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हो गया विश्लेषणात्मक विचार, ठीक है, विश्लेषणात्मक सोच। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है एज एनी सोसाइटी मैच्योर्स। अब कह रहा है जैसे कोई भी समाज जो है मैच्योर होता है। मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व होना। एज एनी सोसाइटी मैच्योर्स, जैसे कोई भी समाज मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। इट माइट बी एबल, तो हो सकता है कि ये समाज सक्षम बन पाए टू प्रोसेस डार्कर एपिसोड ऑफ द पास्ट विद मोर इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब क्या होता है? कामनेस, शांति, या फिर कहेंगे कंपोजर, आत्मसंयम, ठीक है। तो कोई भी समाज जब परिपक्व होता है, एनी सोसाइटी, देखो याद रखना एनी का प्रयोग जनरली हम करते हैं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, पता ही होगा इस बात का। एनी जनरली, एनी नॉन असर्टिव शब्द होता है, इसका प्रयोग जनरली हम करते हैं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन कभी कभी ये पॉजिटिव सेंटेंस में आ जाता है, अफर्मेटिव में आ जाता है। और ऐसे केस में एनी जो है ना वो कोई भी, कैसा भी, ऐसा मीनिंग देता है। मतलब ये इंडिविजुअलाइज नहीं करता है चीज़ों को, ये मतलब एक स्पेसिफिक नहीं करता है, सबको सामूहिक रूप से ट्रीट करना हो तो एनी का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो कह रहे यदि कोई भी समाज मैच्योर होता है तो वह समाज, इट आ रहा है प्रोनाउन इस समाज के लिए, वो समाज माइट है, वो रिमोट पॉसिबिलिटी बताता है, हो सकता है कि वो समाज सक्षम बन पाए
जो डार्कर एपिसोड्स ऑफ द पास्ट, मतलब भूतकाल के जो ऐसे किस्से रहे जो निराशावादितापूर्ण किस्से थे, बहुत ही दुखांत किस्से थे, डार्क मतलब नेगेटिव साइड जो है उसकी बात कर रहा है। तो जो भी घटनाक्रम रहे हैं पास्ट के, और ऐसे घटनाक्रम जो डार्क घटनाक्रम रहे हैं, दुखांत घटनाएं रही हैं, उनको वो प्रोसेस कर सकता है ना समाज। किसके साथ? बहुत ज्यादा शांति से, आत्मसंयम से। ठीक है। देयर इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ डिसाइडिंग, प्रश्न ये भी आता है कि डिसाइड किया जाए द एप्रोप्रिएट लेवल्स, उपयुक्त स्तर, एट विच लर्नर्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू वेरियस लेवल्स ऑफ नॉलेज, वो स्तर जिस पर कि शिक्षार्थी को इंट्रोड्यूस किया जाता है वेरियस लेवल्स ऑफ नॉलेज, मतलब शिक्षार्थी को भिन्न भिन्न स्तर का ज्ञान प्राप्त हो, है ना, उस लेवल्स पे डिसाइड किया जाए वो लेवल्स। देयर से जब सेंटेंस को स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन आता है, क्रिया कर्ता से पहले आती है, तो क्वेश्चन की वर्ब है वो इज है। ऑल्सो है, मैंने बताया था कि इज एम आर वॉज वर इनके बाद में आता, तो ऑल्सो यहां आ रहा है। तो प्रश्न बनता है डिसाइड करने का, ओ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में लगता है आईएनजी। तो प्रश्न है यहां पे, इसको तय करने का प्रश्न है कि उपयुक्त स्तरों को डिसाइड किया जाए, वो स्तर जिस पर के शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न स्तर के नॉलेज से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ठीक है। लर्नर्स की वर्ब आर इंट्रोड्यूस्ड, और पैसिव वही से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। फिर कह रहा है फॉर ऑल दीज रीजंस, इन सभी कारणों को देखें तो टेक्स्ट बुक्स एंड पेडागोजी नीड टू बी रिवाइज्ड पेरियोडिकली। पेडागोजी का मतलब होता है टीचिंग मेथड, पढ़ाने का तरीका। टीचिंग मेथड को क्या बोलते हैं? पेडागोजी। तो कह रहा है कि फॉर ऑल दीज रीजन, इन सभी कारणों को देखते हुए टेक्स्ट बुक और पेडागोजी जो हैं, जो भी टेक्स्ट बुक हैं, हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं और पढ़ाने का तरीका है, उनको नीड टू बी रिवाइज्ड, इनको जरूरत पड़ती है कि इनको संशोधित किया जाए, बदला जाए, पेरियोडिकली मतलब समय समय पर। ठीक है। समय समय पर इनको बदला जाना चाहिए, इनको बदलने की आवश्यकता होती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा था ट्रबल इज, अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि व्हेन दिस एक्सरसाइज इज कैरीड आउट, कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, लागू करना। तो कह रहा है कि समस्या अब ये है, ये हो गया ट्रबल की वर्ब, दैट डिटरमिनर है, ट्रबल नाउन है, इज हो गया लिंकिंग वर्ब। व्हेन, जब, दिस एक्सरसाइज इज कैरीड आउट, जब इस एक्सरसाइज को कैरी आउट किया जाता है, जब इस प्रोसेस को, ये टेक्स्ट बुक को बदलने का, टीचिंग मेथड को चेंज करने का जो ये प्रोसेस है, उसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है इन अ पॉलिटिकली पार्टीजन मैनर, किस रूप से? राजनीतिक रूप से पक्षपाती पूर्ण तरीके से। पार्टीजन होता है पार्शियल, पक्षपातपूर्ण, या प्रेजुडिस्ड कहते हैं इसको। तो अगर इसको राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण तरीके से इसको कैरी आउट किया जाता है, एंड इन डिसरिगार्ड ऑफ एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज का मतलब होता है स्किल, कुशलता, डिसरिगार्ड का मतलब होता है अपमान, और अपमान किया जाता है या ध्यान नहीं दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है किसको? कुशलता को। ठीक है। अब समस्या कब आती है? समस्या तब आती है, भाई ठीक है, मान ली बात, लेखक भी अग्री है इस बात से कि तुम्हें टेक्स्ट बुक को चेंज करना चाहिए, टीचिंग मेथड को समय समय पर चेंज करना चाहिए, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि आप ये काम करते हो किस तरीके से? राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण तरीके से ये काम करते हो, साथ में आप जो एक्सपर्टीज है, कुशलता है या इंटेलिजेंस है, उसको इग्नोर करते हो, उसका कोई सम्मान नहीं रखते हो। इट टर्न्स आउट टू बी टॉक्सिक, टर्न आउट का मतलब होता है हैपन। ठीक है। घटित होना, ट्रांसपायर, ट्रांसपायर घटित होना। टॉक्सिक का मतलब होता है जहर, तो ये टॉक्सिक हो जाता है, ये जहरीला हो जाता है। व्हेन स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा, मतलब इसको आप फाइट कह सकते हो, डिस्कॉर्ड कह सकते हो, है ना, असहमति, झगड़ा। नॉट हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य, जो सब मिलजुल कर रहते हैं। तो यह टॉक्सिक हो जाती है चीजें, मतलब ये समाज, सरकार है, कोई भी पार्टी है, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए टेक्स्ट को चेंज करवा दे, है ना, तो ये चीज जो है वो टॉक्सिक बन जाती है। कब? जब झगड़ा, न कि हार्मनी, इज प्रमोटेड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, उसको बढ़ावा दिया जाता है किस माध्यम से? औपचारिक शिक्षा के माध्यम से। भी शिक्षा का लक्ष्य यही तो है ना कि आप समाज में सौहार्द्रता, सामंजस्य लेकर आओ, मेलजोल बढ़ाओ, लेकिन आपके इस फॉर्मल एजुकेशन से अगर स्ट्राइप बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा, असहमति बढ़ेगी, हार्मनी नहीं बढ़ेगी, तो ये टॉक्सिक है ये चीज़ तो। ठीक है। इंडियाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन एजुकेटिंग इट्स बर्स्टिंग यंग पॉपुलेशन। बर्स्टिंग का मतलब है ईगर या एंथुजियास्टिक, नीचे लिख देता हूँ। बर्स्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। बर्स्टिंग का मतलब है, क्या मतलब है? बर्स्टिंग का मतलब है ईगर या एंथुजियास्टिक, ये मतलब है। ठीक है, मतलब उत्साही।
तो कह रहा है कि भारत की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, ये वर्ब हो गई इसकी, ये डिपेंड करती है लगभग किस चीज़ पर डिपेंड करती है, पूरी तरीके से शिक्षित करने पर डिपेंड करती है भारत की जो उत्साही या जोशीली जो युवा जनसंख्या है, विद वोकेशनल एंड सोशल स्किल्स। और शिक्षित करना किसके साथ है, व्यवसायिक शिक्षा देनी है, वोकेशनल व्यवसायिक, सोशल स्किल्स सामाजिक कुशलताएं उनको सिखानी है, एंड शेपिंग यंगस्टर्स इनटू केयरिंग सिटीजन्स ऑफ ए प्लूरलिस्टिक नेशन। प्लूरलिस्टिक का मतलब बहुलवादी होता है, ऐसा देश जहां पर विविध धर्मों को मानने वाले, विविध विचारों के अलग अलग लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं बहुलवादी। तो जो हमारा देश बहुलवादी देश है, उसमें यंगस्टर्स को ये सिखाना है कि वो सिटीजन्स की केयर कर पाएं, उनकी देखभाल कर पाएं। फिर समझना, भारत की ग्रोथ और डेवलपमेंट डिपेंड करता है लगभग पूरी तरीके से इसकी जो युवा जनसंख्या है, जो ईगर एंथुजियास्टिक जनसंख्या है, उसको एजुकेशन देने पर डिपेंड करता है। एजुकेशन देनी किसकी है, वोकेशनल और सोशल स्किल्स उनको सिखानी है, व्यवसायिक शिक्षा देनी है, सामाजिक स्किल्स उनको सिखानी है, और शेप करना है युवाओं को, किस तरीके से उनको ढालना है कि वो सिटीजन्स की केयर करें, और सिटीजन्स कहाँ के, प्लूरलिस्टिक नेशन के, बहुलवादी राष्ट्र के। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए, दे शुड लर्न हिस्ट्री। अब ये कह रहा है कि उनको, किनको, शिक्षार्थियों को, भारत की युवा जनसंख्या को, तो इनको क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। शुड हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, ये वन लर्न बेस फॉर्म है। हिस्ट्री इतिहास, विद द एम ऑफ नॉट रिपीटिंग इट्स स्ट्रेटेजीज इन ऑर्डर टू बिल्ड ए हार्मोनियस फ्यूचर। तो उनको सीखनी चाहिए इतिहास को, इस लक्ष्य से नहीं सीखना चाहिए कि वो अपने दुखंत घटनाओं को ही रिपीट करें। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है सो एज टू, इस उद्देश्य से। इन ऑर्डर टू एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सो एज टू, मतलब इस उद्देश्य से। तो कह रहा है कि जो शिक्षार्थी हैं, भारत की युवा पीढ़ी है, युवा जनसंख्या है, उनको इतिहास किस लक्ष्य से सीखना चाहिए। उनका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि वो एक हार्मोनियस फ्यूचर बनाने के लिए, एक ऐसा भविष्य जिसमें सब मिलजुल कर रहेंगे, सामंजस्य से रहेंगे, मेलजोल से रहेंगे, ऐसा बनाने के लिए उनको अपने इतिहास की दुखांत घटनाओं को रिपीट नहीं करना है, इस लक्ष्य से नहीं सीखना चाहिए। ठीक है। देयर शुड बी वाइडर, क्या होना चाहिए, बहुत ही बड़े स्तर पर, मोर ट्रांसपेरेंट, अधिक पारदर्शी, कंसल्टेशन, चर्चाएं होनी चाहिए, इन शेपिंग द करिकुलम एट ऑल लेवल्स। शेप मतलब आकार देना, करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम, एट ऑल लेवल सभी स्तरों पर। तो सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम को शेप करने के लिए यहां पारदर्शितापूर्ण तरीके से कंसल्टेशन की जरूरत है, और बड़े स्तर पर कंसल्टेशन की जरूरत है। चूंकि कंसल्टेशन वर्ब है, इस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो शुड भी है। वाइडर और मोर ट्रांसपेरेंट वो पहले की तुलना में ज्यादा के लिए डिग्री कंपैरेटिव है, एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ आज का ये सेशन। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।